का हमारा जो टॉपिक है वो है रस। हमने जाना था कि रस 6 होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। रस का मतलब क्या है? ऐसी कोई चीज जिसे हम जीभ के द्वारा अनुभव कर सके उसे रस बोलते हैं। रस जल और पृथ्वी तत्व इन दोनों से मिलकर बनता है। इनका जो आधार होता है उसको द्रव्य बोला जाता है। यानी रस आपको बिना किसी आधार के कभी नहीं मिलता। आप अगर लोहे पर भी जीभ लगाते हैं तो आपको एक अनुभव होगा। वो जो अनुभव है उसे रस बोला जाएगा और लोहा जो है वो द्रव्य बोला जाएगा। इसी तरीके से संसार में जितने भी पदार्थ हम खाते हैं वो सारे के सारे रस की श्रेणी में आते हैं। इन्हीं रसों को खाने खाते हैं तो आप स्थूल लेंगे, और यदि आप महसूस करते हैं तो आप इसे सूक्ष्म मान के चलेंगे। जो भी रस होते हैं ये बहुत बलवान होते हैं। हर रस दूसरे रस से ज्यादा बलवान होता है। जितने भी रस होते हैं ये हमेशा दो महाभूतों, जो आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल है, उनकी प्रधानता से बनते हैं। लास्ट टाइम हमने ये स्टडी कर लिया था, मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। पृथ्वी और जल के मिलने से मधुर रस बनेगा, ये लिख भी लीजिएगा। अग्नि और पृथ्वी रस के मिलने से अम्ल रस बनेगा। जल और अग्नि के मिलने से लवण रस मिलेगा। आकाश और वायु के मिलने से तिक्त रस बनेगा। अग्नि और वायु के मिलने से कटु रस बनेगा। और पृथ्वी और वायु के मिलने से कषाय रस बनेगा। ये अपने पास लिख के रखिएगा। किसी भी चीज को समझते वक्त रसों की ये कैटेगरी आपके बहुत काम आती है, उपचार में भी और डायग्नोसिस में भी। अब यहां पे हम समझते हैं कि रस कैसे डायग्नोज किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मधुर रस। ऐसा रस जो हम मुंह में रखें और पूरे मुंह में लार बना दे, एक मीठी कोटिंग क्रिएट कर दे, और उस मीठी कोटिंग के बाद शरीर में, मन में एक प्रसन्नता सी अनुभव होने लगे, उसे हम मीठा रस, मधुर रस बोलते हैं। ये जो रस होता है ये चींटी और मक्खियां अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इसके बाद है अमल रस। ये खट्टा रस होता है। जब भी इसको खाया जाता है तो ये भी मुंह में पानी लाने का काम करता है, पर जैसे मीठा रस मुंह में चिपकता है, ये मुंह की धुलाई करता है। ये टॉक्सिन्स को अंदर से खींच लेता है और लार बनाता है। इसे खाने से व्यक्ति रोमांचित होता है और दांतों में चीस चलने लगती है या वाइब्रेशंस होने लगती हैं। और ये रस आंखों और भौहों को संकुचित करने का काम करता है। आपने देखा होगा, जब भी नींबू खाते हैं तो आंखें अपने आप बिज जाती है और मुंह में लार बनने लगती है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में लार ना बनती हो, हार्मोन्स प्रॉपरली रिलीज ना होते हो, तो उस व्यक्ति को विटामिन सी या खट्टे रस की चीजें खिलाई जाती है। ऐसा करने से उसके शरीर में पानी बनने लगता है। ये लेकिन ध्यान रखिए,
ये चीजों को संकुचित करता है, जिस कारण कुछ समय के लिए तो ये औषधि के रूप में बहुत अच्छा काम करता है, पर बाद में ये शरीर की मांसपेशियों को खा भी जाता है, हड्डियों में दर्द पैदा करता है। इसलिए इसका सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आपको डोज और एंटीडोट के रूप में इन रसों का प्रयोग आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये इतनी डिटेल में बता रहा हूं। उसके बाद है लवण रस। लवण रस का सेवन करने से मुंह में फिर पानी आने लगता है, जो आपके गालों तक और गले के भीतरी भाग में जलन पैदा करता है। ये जलन इतनी माइल्ड होती है कि आपको इसका अनुभव जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। जैसे जब भी आप नमक मुंह में खाते हैं, नमक खाते हैं, तो आप देखते हैं मुंह चिपका चिपका सा महसूस होता है। फिटकरी लेते हैं, मुंह चिपका चिपका सा महसूस होता है। और यदि पानी में नमक की मात्रा बनाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो ये फिर एक एसिड बन जाता है, जो किसी भी चीज को गलाने की क्षमता रखता है। तो कम मात्रा में किया गया नमक का सेवन आपके शरीर में एसिड को क्रिएट करता है, ऐसे रस बनाता है जो जहां से भी लगते हैं शरीर में, जैसे इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गए, तो जहां पे भी ये टच करेंगे वहां पे गंदगी को साफ करेंगे, प्लस वहां पे नसों को जलाने का काम करेंगे। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, आपने केंचुआ देखा होगा। कभी केंचुए पे बचपन में कई बार खेल खेल में नमक डाल देते थे बच्चे, तो केंचुआ जो है पानी छोड़ता हुआ तड़पने लगता था। ऐसे ही हमारी आंतें भी अधिक लवण के सेवन से तड़पती है, और यही सेवन अगर बढ़ जाए तो ये हमारे शरीर में छाले भी पैदा कर सकता है। इसके बाद आता है तिक्त रस। जब भी हम तिक्त रस का सेवन करेंगे तो मुंह का भीतरी भाग पानी को क्रिएट करेगा और मुंह में स्वच्छता आ जाती है, यानी ये शरीर की शुद्धि करने का काम करता है और जीभ को कुछ समय के लिए अन्य रस को ग्रहण करने के अयोग्य बना देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आप तीखा रस प्रयोग करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपकी जीभ किसी भी अन्य रस के प्रभाव को महसूस नहीं करती। आप लोगों ने शायद सुना हो, डायबिटीज की एक गोली आती है जिसे खाने के बाद रस का अनुभव नहीं होता। यही वो रस है जो उस औषधि में डाला जाता है, और ये दिखाया जाता है कि देखो जी, आपकी शुगर कम हो गई है, आपका अनुभव खत्म हो गया। इसके बाद है कटु रस। कटु रस वो रस है जो जीभ के आगे वाले हिस्से को एक्साइटेड कर देते हैं, यानी जब भी ये जीभ पे लगेगा तो जीभ उस स्वाद से गड़बड़ा जाती है, उसमें चिरमिराहट होने लगती है और आंख, नाक और मुख से पानी का स्राव निकलने लगता है। इसके अलावा गालों में, अंदरूनी गाल में जलन का जलन महसूस होती है। इसको बोलते हैं दाहा होना, अंदर ही अंदर वो सुलगने लगती है। और अंतिम रस है कषाय रस। इस रस का सेवन जीभ को या जीभ की जड़ को कुछ देर के लिए रस से शून्य कर देता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि जैसे तिक्त रस जीभ के भीतरी भाग को रस ग्रहण करने के अयोग्य बना देता था, उसी तरीके से कषाय रस भी तिक्त रस की तुलना में कुछ कम समय के लिए जीभ के पिछले हिस्से को और गले को अवरुद्ध कर देता है और उसमें ऐंठन पैदा करता है। और ऐसी अवस्था में जब भी आप पानी पिएंगे, पानी में मिठास महसूस होती है। उदाहरण के रूप में आंवला, जब भी आप आंवला खाते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं, मुलेठी खाते हैं, पानी पीते हैं, तो पानी मीठा लगने लगता है। शहद खाते हैं, पानी पीते हैं, पानी में मिठास आती है, तो ये कषाय रस का संकेत है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हरड़ है, ये भी वही काम करती है। और कटु रस में अगर हम देखें तो सौंठ है, मिर्च है,
पीपली है, लाल मिर्च है, ये सब दाह को उत्पन्न करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये देखते हैं कि इन रसों के कर्म क्या है। कर्म का मतलब ये होता है कि इन रसों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले है मधुर रस। बच्चा जन्म लेने के साथ ही माता का दूध पीता है। माता का दूध उस बच्चे के लिए मधुर रस का कार्य करता है और इसे हम सातम्य प्रकृति बोलते हैं, यानी जो जिससे जन्म लेता है उसको उसी का ही दूध पीना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जन्म लेते हैं और माँ एक्सपायर हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे अधिक नजदीकी जानवर जिसका दूध माँ के दूध की तरह ताकत रखता हो वो दूध पिया जाता है। तो आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहां का जो सबसे ज्यादा कॉमन जानवर है, वहां का जो सबसे नजदीकी उस एटमॉस्फियर का फीमेल जानवर है, वो बच्चे के दूध को बच्चे को सूट करेगा उसका। तो अगर देखा जाए तो पुराने समय में गाय एक ऐसा पशु था जिसका जो दूध था वो बच्चे के सबसे मतलब बच्चे की माँ के सबसे नजदीकी दूध से मैच करता हुआ दूध था। इसलिए हम लोग गऊ को गौ माता बोलते हैं। इसके अलावा आप पंजाब की साइड जाते हैं तो वहां पर भैंस का दूध सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी में मिलता है। ऐसे ही आप यूपी में बीहड़ की तरफ जाते हैं जहां पे मध्य प्रदेश और ये लगता है, इस तरफ बकरी का दूध सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग जानवरों का दूध सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। परंतु क्योंकि सबसे ज्यादा आयुर्वेद की रिसर्च भारत के भारत के मध्य भाग और जिस तरफ बिहार है उस तरफ ज्यादा हुई है। ये सबसे डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप्ड पार्ट थे। इस वजह से यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पशु पाया गया, नजदीकी पशु जो पाया गया वो गऊ थी। तो गऊ के दूध का यहाँ पे इस्तेमाल माता के दूध के अल्टरनेट के लिए किया गया। तो ये जो दूध होते हैं, इन दूध में सातम्यता अधिक होने के कारण, मधुर रस पाए जाने के कारण बच्चों को ये दूध पिलाया जाता है। इस दूध के कारण शरीर की रस और धातुएं, इनको बल मिलता है। यह दूध बालक, वृद्ध और जो व्यक्ति शत विषक्त तो उनको ताकत देने का काम करता है। तो जब भी कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जितना संभव हो सके पाचन योग्य गाय, जो शुद्ध देसी गाय होती हैं, उनका दूध पिलाने से लाभ उठाया जा सकता है और उनकी बॉडी बहुत तेजी से हील होती है। और यही चीज यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहूंगा, यदि आपको कभी दूध ना मिले और दूध आप नहीं प्रयोग करना चाहते तो 1 लीटर पानी में चौथाई चम्मच चीनी, चीनी के स्थान पर मिश्री ज्यादा बेनिफिशियरी रहती है। इसको पानी में घोलकर ये पानी पीने से भी ये आपको मीठे रस की प्राप्ति कराती है। बट ध्यान रखिएगा, यदि ये मीठा रस आपके शरीर में बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे आपको डायबिटीज की तरफ भी ले जा सकता है। ऐसे पानी का इस्तेमाल आप लोग जब करें तो एक्सरसाइज या वॉकिंग को बढ़ा लें या आपकी बॉडी को इसकी जब वास्तविक रूप से नीड हो तब इस पानी का प्रयोग करें। इस पानी का प्रयोग नॉर्मली गर्मियों के दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब हमारा ये आपका जो चंद्र का प्रकाल होता है, जब देव सो जाते हैं, इसको बोलते हैं, एक तो होता है अदान काल और एक विसर्ग काल। विसर्ग काल में इस पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एक अभी दिव्या जी मीठे पानी का सेवन कर रही थी, तो आप पूछ सकते हो उनको चींटियां काटने लगी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके शरीर में मिठास की अधिकता हो गई है। तो ऐसे में उनको मिठास का ऑपोजिट रस, जो कि बेसिकली कटु रस है, कषाय रस है, तिक्त रस है, इसमें से मुख्य रस तिक्त रस जो है उसका सेवन करने से इस मिठास के असर को कम किया जा सकता है। ठीक है।
दिव्या जी ने दिन में मुझसे ये सवाल भी पूछा था, तो ये सवाल का जवाब मैंने उनको दे दिया। अभी कोई बात नहीं दिव्या जी, अभी कुछ नहीं। तिक्त रस, अब ये जो मीठा रस होता है ये धातु शीर्णता को कम करने का काम करता है। जैसा कि हम लोगों ने सप्त धातु के दौरान जाना था कि हमारा शरीर 7 प्रकार के मेटाबॉलिज्म को करता है, जिसमें अंतिम लेवल जो है वो शुक्र का होता है। शुक्र को हम धातु भी बोलते हैं और यही हमारी बॉडी के कूलेंट के रूप में काम करता है। तो यहां पर धातु शीर्णता होने पर व्यक्ति का वर्ण काला पड़ने लगता है, केश झड़ने लगते हैं, इंद्रियां कमजोर होती हैं, उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है, होठ नीचे की तरफ झुक जाते हैं, चेहरे की रंगत खत्म हो जाती है, व्यक्ति बुझा बुझा या नेगेटिव बातों को ज्यादा प्रेफर करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए दूध जो है वो अमृत का काम करता है, पर वो दूध नहीं है, दूध के अंदर जो मिठास पाई जाती है वो इसको रिकवर करने का काम करता है। क्लास खत्म होने के बाद मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं इसमें आपको कुछ जड़ी बूटियां बताऊंगा मिलाकर लेने के लिए, वो दूध के अल्टरनेट का काम करेंगी और आपकी बॉडी को बहुत तेजी से हील करने का काम भी करेंगी। और ये प्रॉपर आपके शरीर में हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने का काम करेगी। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी समस्याएं बढ़ती हैं। तो जब क्लास खत्म होगी तो आप में से इसका अल्टरनेट ले लीजिएगा और इसको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं और पेशेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मीठा रस जो है वो शरीर को पुष्ट करता है, शरीर में पोषण को बढ़ावा देता है, कमजोर और टूटी हड्डियों को रिपेयर करता है और उनको स्ट्रेंथ देता है। मीठा रस देर से पचने वाला रस, आयुवर्धक, जीवन देने वाला, स्निग्ध, पित्त, वात और विष को नष्ट करने वाला माना गया है। इसका अधिक प्रयोग करने से मेद रोग यानी चर्बी बढ़ती है शरीर में और कफज रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे स्थूलता, अग्निमन्नता, संन्यास रोग, संन्यास का मतलब ये होता है अचानक से आप कहीं खो जाते हैं, प्रमेह जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, गलगंड थायराइड बोलते हैं, आबूर्द कैंसर बोलते हैं, इस तरीके के रोग ये पैदा करता है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम बिना सोचे समझे बाहर की चीजें खाते हैं, तब हम कभी ये नहीं पूछते कि हमें नुकसान करेंगी नहीं करेंगी, लेकिन जब हम दवाई लेते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारा यही होता है, ये हमारे शरीर को नुकसान तो नहीं करेगी। तो यहाँ ध्यान रखिए, कोई भी चीज यदि लिमिटेड मात्रा में ले रहे हैं, चाहे वो औषधि हो चाहे वो गलत चीज हो, वो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, परंतु यदि आप उसे जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो दुनिया की कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो वो आपके शरीर को 100% नुकसान पहुंचा सकती है, भले ही वो पानी क्यों ना हो। पानी से ज्यादा न्यूट्रल कोई भी नहीं है। पूरी समस्त प्रकृति में पानी ही एक ऐसी चीज है जो न्यूट्रल है, और जब उसका भी अधिक सेवन हम कर लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए ये सवाल बचकाना है। पानी के बारे में ये कहूंगा कि पानी को न्यूट्रल माना गया है, इसीलिए शरीर को शुद्ध करने का काम करता है। वात, पित्त और कफ प्रकृति के अनुसार पानी पीने के भी स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं, किसको कितना पीना है, कैसे पीना है, कब पीना है। तो आयुर्वेद आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसको बिना किसी टीचर गुरु के माध्यम से आप नहीं सीख सकते, ना ही समझ सकते। और इसको सिर्फ सुन के नहीं सीखा जा सकता, इसको लाइफ में प्रैक्टिकल किया जाता है। दिव्या जी, अब आप अपना जो शेयर करना चाह रहे थे वो कर लीजिए। सर मैंने ना 8-8, 10-10 बताशे डाल के पिए हुए पानी में, 1 लीटर पानी में। अच्छा, और चींटियों की और क्या कहानी है वो भी बता दो। सर अब चींटियां काटने लगी है सर, स्लैब पे चींटियां होती है वो चढ़ जाती है, वो काट जाती है, इस वजह से या शरीर अट्रैक्ट करता है चींटियों को। दिव्या जी, आपके शरीर में से मिठास की गंध आती है और चीनी चींटी जो है वो मिठास की तरफ अट्रैक्ट होती है। अच्छा
इसलिए चींटियां ज्यादा काटती हैं, नहीं तो। तो घूम रही होती है, तो हाँ जी, स्लैब पर घूम रही होती है, स्लैब तक घूम रही होती है, ये वजह तो नहीं है कि कोई चढ़ जाती है इसके काट लेती है। देखिए स्लैब पे घूम रही हैं तो ये तो आपकी लापरवाही को दर्शा रहा है। पहले तो स्लैब पे चींटियां होनी नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हैं भी तो चींटियां इतनी जल्दी किसी को काटती नहीं है जब तक उनको खतरे का आभास ना हो। ये प्रकृति का नियम है, जो भी आपसे बचने की कोशिश करेगा वो काटेगा। तो स्लैब पे यदि आप अनजाने में हाथ रख देते हैं तो चींटियां ऐसे नहीं काटती हैं, आपके हाथ पे चढ़ के घूम सकती हैं। पर यदि उनको खतरे का आभास हो या आपके शरीर में से मिठास की गंध आती हो तो वो आपके काट सकती है। अच्छा। और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग? सर सर तिक्त रस को पान करना चाहिए, उनको तिक्त रस में क्या क्या चीजें आती है? करेला, करेला नीम। पीना, नीम। जी, करेला, नीम ये ले सकते हो आप, लेकिन अभी इनका सेवन तब करना जब आपकी रिकवरी हो जाए। ये एक्टिवेशन देते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन मतलब? जैसे आप थकान अनुभव कर रहे हो मिठास के कारण, शुगर के कारण, थायराइड के कारण, एक कमजोरी सी टूटन सी बनी रहती है, तो एक कड़वा रस पीने से ये टूटन और ये थकान धीरे धीरे कम होने लगती है और बॉडी की चर्बी इससे गलती है। अच्छा जी। मतलब अभी नहीं पीना मुझे? नहीं, अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में इस रस का सेवन नहीं किया जाता। सर्दियां जब जाने लगती हैं, जब होली के टाइम आता है, उस समय पर आप गिलोय, नीम और करेला इन चीजों का सेवन करेंगे और आप देखेंगे पैदावार भी उसी समय होती है इन चीजों की। अच्छा जी। ठीक है, जामुन भी इसी में से एक है। हाँ जी, चलिए माइक ऑफ कीजिए। चंचल जी, अमोल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने पूछा, सर मैं पूछ रही हूँ, जो हमारे शरीर का पानी दूषित हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है? पानी हम रस को लेंगे ना इसमें। देखिए रस में 6 रस आ गए और पानी में आपकी बॉडी का वाटर एलिमेंट आ गया। हाँ तो सर वाटर एलिमेंट अगर दूषित हो जाता है तो नहीं तो फिर? दूषित इन 6 रस में से किसी एक रस से होगा ना। कौन से रस से दूषित हुआ है उसका एंटीडॉट ले लीजिए, उसका एंटी रस ले लीजिए, वो उसको बैलेंस कर देगा। सर वो कैसे पता चलेगा हमें? चंचल जी, पुरानी क्लास सुनी है, उसमें मैंने सब बताया हुआ है। सर एक्चुअली आइए तो मेरा एक कुछ एस्ट्रोलॉजी का पार्ट आया था, तो मैंने उसमें, सर उसने किसी ने बताया था कि राहु बैठा है तो वाटर एलिमेंट में, तो राहु ने बैक्टीरिया पैदा कर दिए तो हमारे वाटर एलिमेंट को दूषित कर दिए, तो इसलिए देखिए यहाँ पूछा। पे आपके ज्योतिष के सूत्र नहीं लगेंगे, यहाँ पे आपके जो 5 एलिमेंट के सूत्र हैं वो लगा सकते हो। जी सर। ठीक है, अब अगर आप जल तत्व पकड़ रहे हो तो जल तत्व में भी पांचों तत्व हैं। अब आपने कोई तत्व पकड़ा कि जल तत्व में ये तत्व दूषित हुआ है। बेसिकली जी राहु आकाश को इंडिकेट करता है। आकाश असीम है ना, राहु भी असीम है। जी। यस सर। अमोल जी, अपना माइक ऑफ कर लीजिए थोड़ी देर। अब यहाँ पर जो आकाश तत्व बिगड़ा वो जल तत्व में बिगड़ा, तो यहाँ पर जो आपने चीनी मिलाई वो उस आकाश तत्व को समाप्त कर देती है। तो जिसका राहु खराब हो, आप मीठा जल पिलाकर उसको राहत दे सकते हैं, लेकिन उस पर नजर रखनी होती है कि कितनी मात्रा में उसको आवश्यकता है। और ये हमें 5 से 7 दिनों में पता लग जाता है कि उसको कितने जल की आवश्यकता है। अगर आप 5 एलिमेंट थ्योरी पे काम करते हैं और आप वास्तव में प्राकृतिक तत्वों और रसों रसों को जानते हैं, तो आप जी किसी के भी बिगड़े हुए ग्रहों का इलाज केवल जल से, जो सही तरीके से बनाया जाता है, उससे कर सकते हैं। इसमें आप वर्षा जल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वर्षा जल में समस्त ब्रह्मांड समाया होता है। उसमें पृथ्वी तत्व की या 6 रसों की पूर्ति मानी गई है। उसके अतिरिक्त भी उसमें कुछ रस एड ऑन किए जाते हैं और उनसे जो आप औषधियां बनाएंगे वो बिल्कुल औषधियों की तरह काम करेंगे, जिनमें आप आंवले का रस, अदरक का रस, मुलेठी का रस, नीम का रस बना के बहुत कम मात्रा में दे सकते हैं। आपने सुना सर बरसात। होम्योपैथी, जी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, वो इसी सिद्धांत पे बने हुए सब्जेक्ट्स। वो बहुत शॉर्टकट में है। आयुर्वेद बहुत वाइड है, पर क्योंकि इसका नॉलेज देने वाला कोई प्रॉपर व्यक्ति नहीं है, इसलिए इसका इन चीजों का ज्यादा उत्थान नहीं हो पाया। जी सर। जी, सर फिर जो बारिश का पानी आप बता रहे हो उसमें हमें मिश्री मिक्स करके तब वो? अगर आपको बारिश का पानी मिले तो वो तो अमृत है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलता
तो पानी को पकाने की टेक्निक्स मैंने पीछे बताई हुई है। आप उन टेक्निक्स के हिसाब से वातपित्त कफ से निर्मित पानी बना सकते हैं, उसमें आप अपनी दवाइयों को मिला सकते हैं। वहां पर आपको उन पानी की कैटेगरी को चुनकर फिर उसमें रसों को मिलाना होगा। सर वो जो बारिश का पानी हम कब कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं? बारिश का पानी आपका कभी खराब नहीं होता, बस उस पर जाला ना पड़े, और अगर पड़ जाता है तो आप उसे छान कर भी प्रयोग में ला सकते हैं। ये सर अभी मेरे पास तो सर 1 साल पुराना रखा हुआ। आप ये देखिए उसमें जाला पड़ा है या नहीं पड़ा। नहीं अगर सर, बिल्कुल वैसा का वैसा। जाला पड़ा तो वो नकली है, खराब है, और जाला नहीं पड़ा तो वो शुद्ध बारिश का पानी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर जाला कैसे पड़ेगा, हमें तो बारिश में भरा है वो पानी। देखिए मैंने क्या कहा, आप मेरी बात को गौर से नहीं सुनते। मैंने कहा नहीं सर अगर आप। जाला पड़ा तो, बारिश के पानी में जाला नहीं पड़ता, अगर पड़ा तो इसका मतलब आपकी बॉडी बॉटल जो थी वो पहले से ही इन्फेक्टेड थी, दूषित थी। खराब थी, जिसमें आपने बारिश का पानी डाला और पानी खराब हो गया। जी जी। ठीक है, तो स्वच्छ बोतल में, अगर आप कांच की बोतल में पानी भर के रखते हैं तो आप इसे 10 12 15 साल बाद भी यूज कर सकते हैं। यस सर जाला का मतलब? जाले का मतलब होता है पानी में आपको बैक्टीरिया बहते हुए दिखाई देने लगते हैं और पानी कंसंट्रेट हो जाता है ज्यादा, उस पानी का यूज नहीं करना चाहिए, उसमें पार्टिकल्स नजर आ जाते हैं आपको। सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, प्योर वाइट है, बिल्कुल जैसा रखा था ना सर वैसा ही है पानी। आ, मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस पानी का इस्तेमाल ना करें। सर नहीं, यूज नहीं कर रही, पर सर मैं वैसे ही पूछ रही थी। हाँ, ज्योतिषीय नजरिए से ये अच्छा नहीं है, आप इसका वैसे ही रखें जैसे रखा हुआ है, नॉर्थ में रखें। ठीक है, और अगर आपको पानी चाहिए तो बारिश हो तो बीच का पानी दोबारा भर लीजिएगा, नहीं तो जो भी पानी आप यूज करते हैं उस पानी को उबाल कर प्यूरिफाई करके उसका पीएच मान 7 पर लाके आप उसे औषधि बनाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। जी अमोल जी। सर आपने कहा पीएच लेवल 7 बनाना, यानी हम बना सकते हैं पानी का पीएच हाँ लेवल जी, चेंज हाँ कर जी, सकते हाँ हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। और वैसे मैं बताऊंगा, दिल्ली में जो पानी आता है, गवर्नमेंट की सप्लाई है, वो पीएच 7 पे ही होती है। जो भी ऑल ओवर इंडिया अगर गवर्नमेंट सप्लाई करेगी तो पीएच 7 पे ही देगी, न्यूट्रल करके देगी पानी, मतलब आपको मैक्सिमम प्योर करके देती है गवर्नमेंट। यस सर। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रेमेडीज हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हैं, वो भी इसी सिद्धांत पे बनी होती है, इसलिए वो पूरी तरह सेफ है। सही तरीके से अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको ज्यादा चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसी पानी के थ्रू आप इसे धूप में रखकर, अलग अलग तरीके से धूप में रखी जा सकती है बोतलें। अभी तक आपने सिर्फ एक ही पैटर्न सुना होगा कि धूप में सुबह रखो शाम को उठा लो, 15 दिन की धूप दिखा लो, 45 दिन की धूप दिखा लो, तो धूप से उर्जित पानी बन जाता है और उसके ऊपर लिफाफा चढ़ा दो। पर एक्चुअली इसमें और भी पैटर्न्स हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। सूर्य जब सुबह चढ़ता है, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। सूर्य जब सुबह चढ़ता है तो उसके अंदर पोषण के गुण, मधुर रस के गुण होते हैं, और शाम को जब वो ढलता है तो उसके अंदर रसाले गुण होते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम को जानकर कि इसमें इस समय का गुण विद्यमान है, आप केवल उतनी देर के लिए उसे धूप में रखेंगे। उसको रखने का एक ड्यूरेशन होता है, ये ड्यूरेशन क्योंकि 2 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटे का होता है, तो पर्टिकुलर 60 65 दिन आपको बोतल रखनी होती है। तो वो सूर्य की उसी ऊर्जा से ऊर्जित होगा जो आपको वास्तव में चाहिए। उसके अंदर मिठास के गुण, कड़वाहट के गुण, लवण के गुण आपको सब मिलेंगे। इसी तरीके से सूर्य से आप ऊर्जा बढ़ाने के और चंद्रमा से आप शुद्धि के प्रोडक्ट बना सकते। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने आज तक सुना भी नहीं होगा। ठीक है, नो सर। हाँ, यस सर। इसको वो बोलते हैं, अ, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, इसका इसका एक पर्टिकुलर नाम है। खीर को रख के भी खाते हैं ऐसे चांद की रोशनी में, वो जो उसका नाम है वही नाम ये है। सर शरद और पूनों पे। हाँ जी, सर शरद पूनों पे खाते हैं वो तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इससे एक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो नाम क्या है, उस नाम से इसको पुकारा जाता है। तो चंद्रमा की उस रात की रोशनी में वो गुण उसके सर अंदर आता है। हंसोदक, सर हंसोदक। हाँ, हंसोदक बोलते हैं इसको।
ठीक है, तो हंसोदक जैसे आप देखेंगे हंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजहंस अलग है, आपके जो दूसरे हंस हैं वो अलग हैं, ऐसे ही ये पानी भी कई वैरायटी में तैयार किया जाता है। खैर, अगर हम इसमें जाएंगे तो डिटेल इसमें भी बहुत सारी निकलेगी, हम इसको छोड़ के अब आगे चलते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। सर एक पुरानी क्लास का जो आपने कल वो इससे पहले वो सर वो बताया था ना उसका, क्या? सर खाने का सिस्टम सर वो डकार वकार लेने का, वो 16 सांस ऐसे लो, 32 सांस ऐसे लो। हाँ जी। सर वो किस टाइम करना है, सुबह मॉर्निंग में खाना खाते तब या तीनों टाइम? अगर आप तीनों टाइम करेंगे तो सबसे बेहतर है, नहीं तो जब भी आप हैवी मील लेते हैं उसके बाद करें। जी सर, ठीक है। आपने करके देखा वैसे ये? हाँ ये सर मैंने किया था, तभी क्या पूछा रिजल्ट मैंने रहा? कहा सर मैंने एक ही दिन किया था, फिर मैंने सोचा आपसे पूछूं तीनों टाइम करूं। सर रिजल्ट अच्छा था, मतलब हैवीनेस कम हो गई थी। देखिए, हमारा शरीर में जो दिक्कत आती है वो आती है वायु की, और जी ये जो सर। प्रक्रिया आपको बताई है ये वायुनाशक प्रक्रिया है, तो ये वायु को खत्म कर देगी। आपके शरीर में जो भी दिक्कतें आती हैं वायु से संबंधित, अगर आप इस प्रोसीजर को करते हैं तो ये दिक्कतें फ्यूचर में धीरे धीरे करके इतनी कम हो जाती हैं कि बुढ़ापे तक हड्डियां मजबूत रहती हैं। सर फिर बात भी तो कम होगा ना इससे, वायु दोष कम होगा तो। वायु दोष तो अपने आप ही खत्म ही हो जाएगा एक तरह से, हाँ जब ये रेगुलर सर। आप कर रहे हैं तो। हाँ जी। तो जितने भी वायु दोष के कारण समस्याएं क्रिएट होती हैं, जो 70 प्रकार से ज्यादा बताई गई हैं, आप ये समझिए कि वो लगभग 90% तक खत्म हो जाती है। और सबसे सर बड़ी कौन बात, से प्रोसीजर की दांत बात कर रहे हैं? रहते हैं। हाँ जी अमोल जी। कौन से प्रोसीजर की बात हो रही है? खाना खाने के बाद, पहले तो खाना खाने का तरीका है, और खाना खाने तरीके के बाद जो मैंने आपको बताई थी 16 सांस, 32 सांस, 64 सर ये 64 नहीं थे सर, पिछली क्लास में ये नहीं थे सर, वो दिव्या जी और मैं ही थे। अच्छा, आप इससे पिछले वाला वो सुन लीजिएगा वीडियो, ओके ओके। ठीक है, उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। और ये चीजें लिख के रखिए, ये आपके बहुत काम आएंगी। यस सर। चलिए, और कुछ? नहीं सर ठीक, ठीक है, आगे। अब आगे चलते हैं। अगला है अम्ल रस। अम्ल रस का सेवन जो होता है वो अग्निवर्धक होता है, स्निग्ध होता है, हृदय को बल देने वाला होता है, पाचक, रुचिकर, उष्णवीर्य, स्पर्श में शीतल, तृप्तिकारक और लघु पाकी होता है। लघु पाकी का मतलब ये होता है कि ये थोड़ा सा जल्दी पच जाता है मीठे रस की तुलना में। ये कफ, पित्त और रक्त वर्धक है। अब यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि आंवले का मुरब्बा, बेसिकली मैं आपको खाने की सलाह देता हूं, वो क्या करता है? तो ये कफ बनाता है, पित्त बनाता है और रक्त को ताकत देता है। तो हमारे शरीर में जब जब रक्त से संबंधित समस्याएं होती हैं, जब जब पोषण से संबंधित समस्याएं होती हैं, जब जब हमें थकान, कमजोरी, थायराइड, बीपी, ये सब समस्याएं होती हैं, उस समय आंवले का मुरब्बा गर्म मीठे दूध के साथ लेने से क्या लाभ मिलता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको पता हो तो जब आप छोटे थे तब दादा दादी हमेशा ये कहते थे कि आंवले का मुरब्बा या सेब का मुरब्बा खा के ऊपर से दूध पी लो। आंवला, जामुन, सेब, ये सब लघुपाकी फलों में आते हैं और शरीर में अम्ल रस को बढ़ाने का काम करते हैं। क्लियर? सर ये च्यवनप्राश भी? च्यवनप्राश इसमें नहीं आता, च्यवनप्राश अलग चीज है। इसका अधिक सेवन करने से शरीर में शिथिलता, आंखों में तिमिर नामक रोग, तिमिर का मतलब होता है आंखों में अंधेरा सा छा जाना या आंखों के आगे कोई रोशनी सी चमक जाना, सिंपल भाषा में हम इसे मोतियाबिंद जैसा रोग बोल सकते हो। तो जब भी आपके शरीर में अम्ल रस का प्रभाव बढ़ेगा, शरीर शिथिल हो जाएगा।
चक्कर आने लगेंगे, खुजली बढ़ जाएगी, लिवर फैटी हो जाएगा। अच्छा देखो, लिवर की फैटीनेस को दूर करने के लिए भी हम अम्ल रस को ही प्रेफर करते हैं, और जब अम्ल रस बढ़ता है तो उससे भी लिवर में फैटीनेस आने लगती है। पहले लिवर को सुकोड़ेगी, फिर फैटीनेस देगी। और जब भी ऑपोजिट कंडीशन क्रिएट होती है तो हमें प्रॉपर ऑर्गन पे काम ना करके ऑपोजिट ऑर्गन पे काम करना होता है। तो अगर लिवर फैटी हो जाए अम्ल रस की वजह से, तो स्प्लीन को एक्टिवेट कीजिए, लिवर अपने आप कंट्रोल हो जाता है। तो लिवर कमजोर होना, विसर्प रोग होना, सूजन का आना, फोड़े निकलना, शरीर में चिकन पॉक्स हो जाना, प्यास ज्यादा लगना और बुखार हो जाना इसके लक्षण होते हैं। अगला रस है लवण रस। लवण रस जकड़न देता है, स्तंभन देता है, मल मूत्र में रुकावट पैदा करता है और जठर अग्नि की वृद्धि करता है। यदि किसी व्यक्ति की जठर अग्नि मंद हो तो उसे लवण रस युक्त चीजों का सेवन करने से लाभ मिलता है। आजकल जिसको भी गैस बनती है वर्षा ऋतु के जाने के बाद, इसीलिए लवण भास्कर चूर्ण की प्रधानता रहती है। कब तक? जब तक अग्नि प्रबल ना हो जाए। तो मोस्टली एक सीजन में लगभग मैक्सिमम 2 डब्बियां चाहिए होती है, और नहीं तो एक शीशी से ही काम चल सकता है। लवण रस स्नेहन और स्वेदन देता है, तीक्ष्ण गुणों से युक्त है। ज्यादा सेवन करने पर ये शरीर को हर्ष देता है, मांस को कमजोर करता है, छेद देता है और मल का भेदक होता है। यानी इसको खाने के बाद मल प्रॉपरली खुल के आता है। तो हम बरसात के ऋतु में जो भी अंडशंड खाते हैं और वर्षा ऋतु जाने के बाद जब आप लवण भास्कर चूर्ण का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे मोशन के साथ साथ आंव या आम भी आती है, चिकनाई निकलती है। ऐसा करने से भूख खुल के लगती है, और व्यक्ति यदि ऐसे समय पर गलत भोजन करे तो शरीर रोगी हो जाता है। और यदि वो इस समय पर सही प्रकार के भोजन का चयन करके भोजन खाए तो उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और उसे बल मिलता है। इसे अधिक खाने से रक्त में वात के गुण बढ़ जाते हैं, दर्द बढ़ने की समस्या रहती है, मांसपेशियां सूखने लगती हैं, झुर्रियां पड़ती हैं। जैसे आप ऐसे मान सकते हैं जैसे स्किन जो है डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि वात रोग बढ़ गया है। तो जब तक ये जैसे वातनाशक है तो नेचुरल सी बात है उसका एंटी भी यही होगा, तो ये वात को बढ़ाने का काम भी करेगा। प्यास ज्यादा लगेगी, शरीर में विष पैदा होगा, खुजली आएगी और बल को कमजोर करने का कार्य करेगा। ध्यान रखिए, कभी भी बेवजह लवण यानी नमक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ लवण नहीं है, लवण का मतलब है मिनरल्स। आजकल कोई भी बीमारी होती है डॉक्टर क्या कहते हैं? फला फला मिनरल ले लो, मिनरल टैबलेट ले लो, विटामिन टैबलेट ले लो। बेवजह मिनरल्स के टैबलेट खाने से शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं, खत्म नहीं होती। ठीक है, अगर जरूरत है तो मीठे रस को प्रधानता दे। और मीठा रस कौन सा है? तो इसके लिए आपको कोई दवाई बनाने के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। 1 लीटर पानी में मैक्सिमम आधा चम्मच चीनी मिला लीजिए। आधा हालांकि बहुत ज्यादा होती है, चौथाई चीज है चम्मच चीनी से काम चलता है। नहीं तो अगर आपके पास देसी गाय हो तो देसी गाय का दूध कच्ची फॉर्म में लीजिए, सिर्फ 1 चम्मच दूध बहुत है। दिन में 5-6 बार दवा की तरह ले लीजिए, बढ़िया काम करेगा। आप अगर प्लेटलेट से पीड़ित हैं, शरीर में प्लेटलेट की कमी है जो कि आज की डेट में कॉमन हो जाती है, बकरी का दूध ले लीजिए। ऐसे ही अलग अलग दूध अलग अलग प्रकार के काम करेंगे। यदि आप में ड्राइनेस बढ़ रही है, ऊंट का दूध, ऊंटनी का दूध ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और सामान्य नुस्खे हैं जिनका प्रयोग करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। और मजे वाली बात यह है कि आपके घर के किचन में ही सारे मसाले अवेलेबल हैं
जिनके लिए जिनकी अगर आपको पंच महाभूतों की जानकारी हो जाए तो आपको किसी अन्य चीज की लेने की जरूरत ही नहीं है। केवल पानी और आपके मसाले या ड्राई फ्रूट्स, ये आपके शरीर को संपूर्ण पोषण देने का काम कर सकते हैं। आपको किसी मिनरल विटामिन को लेने की, रफेज को लेने की आवश्यकता नहीं है, बशर्त आप जो खा रहे हैं कॉन्शियस होके खाइए, वो आपको 100% रिजल्ट देगा। ठीक है, हमारा ये पहला जो सेक्शन है ये खत्म हुआ है। अब हम दूसरे सेक्शन पे जो कटु रस का है उस पे आते हैं। इससे पहले अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। सर ऊटनी का दूध यहाँ थोड़ी मिलेगा सर, फिर उसकी जगह हम क्या अजवाइन यूज कर सकते हैं? देखिए, मिलने को सब कुछ मिलता है, पैसे दीजिए सब कुछ मिलेगा। आयुर्वेद में तो गधे का दूध पीने का भी वर्णन है। सर सर मतलब कहाँ मिलेगा, हमें तो नहीं पता। जहां ऊंट होते हैं वहां मिलेगा। सर उसका ऑप्शन और क्या है सर, जैसे अभी आपने देखिए, बताया कि घरेलू। अब घरेलू में आप जाना चाह रहे हैं। अब होता क्या है, अगर आप मसालों पे जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मसाला वायुनाशक है। अगर आपको ये पता है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक उदाहरण ले लीजिए, सेंधा नमक। सेंधा नमक नमक ही है ना। यस सर। चंचल जी, जी सर। जी यस सर। तो यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, नौसादर है जी। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और जितने भी तरीके के एल्कलाइन चीजें होती हैं जैसे सोडा, यस सर। समुद्री नमक, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपके टोटली ऐसी चीजें जो मिनरल वाली हो, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सर ये कुछ, वायुनाशक है। जी, आपको कुछ नहीं मिलता। मल भेदक होते हैं ये, वायुनाशक नहीं है, मल भेदक होते हैं जिससे वायु बननी बंद होती है, वायुनाशक नहीं होते ये। जी चंचल जी समझ आया ये? यस सर। सर पर सोडा तो जो लोग बाग पीते हैं कहते हैं इसीलिए एसिडिटी ना बने, पर वो सोडे में भी बहुत चीजें मिला के पीते हैं सर, ये प्लेन सोडा पीना है। देखिए, जब भी दिक्कत हो तो सोडा हमेशा प्लेन लिया जाता है, या फिर आप किस प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं उसका एक सिंगल एक चीज डालिए उसमें। इससे ज्यादा आप उसको कंबाइन करेंगे तो वो एक टेस्टी फ्लेवर बनेगा, और वो आपकी बॉडी पे कई तरीके के काम करेगा, एक अकेला काम नहीं करेगा, इसलिए वो बेनिफिट नहीं दे पाता जो हमें मिलना चाहिए। हाँ सर, वो टेस्टी फ्लेवर ही बना के नींबू भी डाल लिया, नमक भी डाल लिया। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह गया ना, वो तो फिर आपकी बॉडी में एक तरफ क्लेंजिंग कर रहा है तो एक तरफ गैस भी बनाएगा। अब मान लीजिए आपने केला खाया, ऊपर से अमरूद खा लीजिए, पेट में इतनी बुरी तरह गैस बनेगी आप सोच नहीं सकते। केला निकलने नहीं देगा, अमरूद निकाल के रहेगा, तो ऊपर से भी प्रेशर नीचे से भी प्रेशर। यस सर। ठीक है, यस। इन चीजों को याद रखना होता है। अच्छा, मधुर रस के द्रव्य लिख लीजिए। द्रव्य क्या होते हैं पता चल गया ना। मधुर रस के द्रव्य में हो गया घी, सोना, गुड़, अखरोट, केला, दालचीनी, नारियल, फालसा, शतावरी, कटहल, चिरौंजी, मुलेठी, विदारी कंद, वंशलोचन, दूध, गन्ना, मधु, मुनक्का, सर ये मीठे रस है सारे। हाँ गोखरू, ये सारी चीजें मधुर रस में काउंट होती हैं। इसके अलावा आप जब नेट पे जाके सर्च करेंगे ना, आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको जो किताब खरीदने का मैंने रेफरेंस दिया था वो किताब ले लीजिए, उसमें सब कुछ है। ये सर। सर इसमें कुछ तासीर में गर्म है, कुछ ठंडी है, तो हमें तासीर देख के देनी होगी, किसी हाँ, को आपको गर्म ये चाहिए, सब ठंडी। उष्ण वीर्य और शीत वीर्य ये आपको ध्यान रखना है। जी किस मौसम में देना है ये आपको ध्यान रखना है, किस प्रकृति के व्यक्ति को देना है ये आपको ध्यान रखना है। इसी को आयुर्वेद में बोला गया है देश काल परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, ये सर।
हाँ, लेकिन ये सारी चीजें रस बनाने वाली है। चलिए आगे है अम्ल रस के लिए आंवला है, इमली है, नींबू है, अनार है, चांदी है, मठा है, दही है, आम है, कमरख है, करौंदे हैं, ये सब अम्ल रस है। अच्छा लमण रस मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे जो 3 रस हैं। आप कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं सर। नो सर। कुछ नहीं पूछना, चलिए। एक पॉइंट लिखिए, 1 मिनट में वीडियो बंद कर दो, फिर आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेंगे आपको।